बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एंजाइना पेक्टोरस। तो एंजाइना पेक्टोरस होता क्या है? तो ये सबसे पहले एंजाइना पेक्टोरस जो टर्म है ये क्या है? एक स्ट्रेंगलिंग और प्रेशर लाइक पेन होता है जो हमारे पास पेक्टोरल रीजन पे हमारे पास स्ट्रेंगलिंग और प्रेशर लाइक पेन ड्यू टू कार्डियक इस्कीमिया। अच्छा, ये कार्डियक इस्कीमिया क्यों होता है? इसकी वजह से इसकी तीन टाइप्स हैं। नंबर वन इज़ द एथीरियोस्क्लेरोटिक एंजाइना, दूसरा है वेजोस्पास्टिक एंजाइना, तीसरा है अनस्टेबल एंजाइना। तो यहाँ पे जो टर्म है एथीरियोस्क्लेरोटिक एंजाइना, यहाँ पे हमारे पास एथ्रोमेटस बॉडी बनेगी। यानी कि क्या होगा, जो हमारे पास कोरोनरी आर्टरी है वहाँ पे हमारे पास एथ्रोमेटस प्लॉक बनेगा। तो जब हमारे पास एथ्रोमेटस प्लॉक बन गया एक कोरोनरी आर्टरी में, तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो दूसरी कोरोनरी आर्टरी में क्या हो रही है? कम हो जाती है। जब दूसरी जगह पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो यहाँ पे जो कार्डियक मसल्स पड़े हैं, ये जो हमारे पास कार्डियक मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक क्या होता है, हमारे पास इधर ऑक्सीजन कम है तो ये किस में कन्वर्ट होता जाएगा? लैक्टिक एसिड में। तो यहाँ पर हमारे पास नर्व एंडिंग स्टिमुलेशन होगी, जो हमारे पास एक स्ट्रेंगलिंग लाइक पेन फील होगा। और दूसरा है वेजोस्पास्टिक एंजाइना, ये जो है मेनली 90% लोगों में होता है। दूसरा है वेजोस्पास्टिक एंजाइना, ये मेनली 10% लोगों में होता है। और क्यों होता है? फर्ज कर लें एथ्रोमेटस प्लॉक की वजह से क्या होगी, तकरीबन स्लीपिंग के दौरान क्या होगी, यहाँ पर वेजोस्पाज्म हो जाएगी, यानी कि वेसल्स क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास वेजोस्पास्टिक एंजाइना हो जाएगा। अगर ये एग्रीवेट कर जाए तो ये चेंज हो जाती है अनस्टेबल एंजाइना। तो इसकी थेरापेटिकल टर्म्स कौन कौन सी है, यानी कि जो ड्रग्स हैं वो कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं? तो इसके दो टर्मिनोलॉजीज हैं। या क्या कर दें हम, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दें कि इधर होते हैं इसके जो कोरोनरी आर्टरी, यहाँ पे हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं, वैसोडायलेशन करवा के ऑक्सीजन की डिलीवरी करा दें ताकि क्या हो, लैक्टिक एसिड ना बने और जो हमारे पास पेन है वो रिड्यूस हो जा सके। दूसरा यूटिलाइजेशन, ऑक्सीजन की क्या कर दें, यूटिलाइजेशन कम कर दें। तो सबसे पहले इसके क्या है, एक तो हमारे पास ट्रेडिशनल है जिसमें हमारे पास नाइट्रोग्लिसरीन है, दूसरा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तीसरा बीटा ब्लॉकर है। तो नाइट्रोग्लिसरीन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या होती है, ये हमारे पास क्या रिलीज करती है? NO रिलीज करती है। जी हम अब अगर हमने क्या बनाया, ये हमारे पास स्मूथ मसल्स ऑफ द वेसल्स, ये हमारे पास कोरोनरी आर्टरी है, ये कोरोनरी आर्टरी के क्या है, स्मूथ मसल्स हैं, इनको एनलार्ज करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास होता है एक गुआनाइल साइक्लेस। तो नाम से ही रिप्रेजेंट कर रहा है, गुआनाइल साइक्लेस क्या करेगा, जो गुआनिन को किस में कन्वर्ट करेगा? साइक्लिक गुआनिन में। यानी कि GMP को, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट को, उसको साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अगर इसने साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है तो ये क्या करता है, जो साइक्लिक GMP है ये मायोसिन लाइट चेनेज फास्फोराइलेशन की डीफास्फोराइलेशन करा देता है, यानी कि फास्फेट रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगी, स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाएंगे। जब स्मूथ मसल रिलैक्स होंगे तो क्या होगा, ये वेजोडाइलेशन होगी, ऑक्सीजन प्रॉपर जाएगी और पेन रिड्यूस होगा। दूसरा ये तो हो गया कि भाई उसको ऑक्सीजन की सप्लाई हमने ज़्यादा दी है। अच्छा, ये अब ब्लड प्रेशर पे कैसे एक्ट करेगा? तो ब्लड प्रेशर किस तरह मेजर करते हैं हम? सिस्टोलिक ओवर डायस्टोलिक। ये हमारे पास सिस्टोलिक ओवर डायस्टोलिक, ये मैंने हार्ट बनाया हुआ है, तो ये क्या है, हमारे पास एयोर्टा है। तो जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो वेंट्रिकुलर, जो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है एयोर्टा में, वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है। तो नाइट्रोग्लिसरीन, ये जो आर्टरीज हैं इनकी वेजोडाइलेशन करा देंगी। इनकी वेजोडाइलेशन से क्या होगा, जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा। अब सिस्टोलिक प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया हमारे पास आर्टेरियल डायलेशन की वजह से। उसके बाद क्या है हमारे पास, जो डायस्टोलिक टर्म किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वजह से। अच्छा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होती है? ये हमारे पास आगे जो हमारे पास वेनस की डायलेशन होगी उसकी वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगी और डायस्टोलिक प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल जो ब्लड प्रेशर होगा वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ये तो है नाइट्रोग्लिसरीन।
अच्छा, इसकी 3 तरह से हम देते हैं। एक तो लेते हैं सबलिंगुअल, दूसरा ऑरल रूट से, तीसरा हम ट्रांसडर्मल लगाते हैं, तो नाइट्रोग्लिसरीन। देन वी शुड डिस्कस अबाउट द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यहां पर हम फिर भी अभी स्मूथ मसल्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पर वैसे नॉर्मल मैकेनिज्म जो कैल्शियम है ये क्या करता है, स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। तो यहां पर हम जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एजेंट देंगे, जो कैल्शियम चैनल को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो गए तो कंट्रैक्शन नहीं होगी, तो वही वेजोडाइलेशन होगी, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन जो सप्लाई जा रही है कार्डियक मसल्स की तरफ वो ज़्यादा जा रही है और पेन हमारे पास रिलीफ हो रहा है। तीसरा हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। बीटा ब्लॉकर एक तो वास्ट टर्म में हम पढ़ेंगे, दूसरा जो बीटा ब्लॉकर का काम है ये कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज कर देता है और ये एंजाइना इन केस ऑफ द एक्सरसाइज ये हमें हेल्पफुल होता है। यानी कि जो एक्सरसाइज के दौरान यानी कि एग्रीवेट होता है, जो एंजाइना पेक्टोरस एक्सरसाइज की वजह से एक्सरगेट होता है और रेस्ट की वजह से ये स्टेबल होता है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं वो हमारे पास हैं कि दूसरे मैकेनिज्म, ये तो थे हमारे पास ट्रेडिशनल मैकेनिज्म। दूसरे मैकेनिज्म्स क्या हैं, ये तो हम स्मूथ मसल के ऊपर देखें। अब ये है हमारे पास नॉर्मल, हम एक कहते हैं ना फैटी एसिड्स है, तो वहां हमने क्या करना है, लैक्टिक एसिड बन रहा है यानी कि ग्लूकोज वहां पर बहुत कम है, तो हमने क्या करना है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इनहिबिटर यानी कि फैटी एसिड को ऑक्सीडेशन होने से बचाना है। जब फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होने से बचा लेंगे तो क्या होगा, ये फैटी एसिड किस में कन्वर्ट होता जाएगा, ग्लूकोज की तरफ। पहली ड्रग कौन सी, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इनहिबिटर, यानी कि फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन नहीं होगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है रेनोलाजीन। तो रेनोलाजीन का ये है कि भाई जिस तरह ये क्या करती है, ये सोडियम चैनल ब्लॉकर है। अच्छा, इसका ये है, ये हमारे पास वेंट्रिकुलर जो मसल्स है ना, ये जो हमारे पास वेंट्रिकुलर मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं, उनके ऊपर जाके एक्ट करती है। ये हमारे पास ये यहां जाके एक्ट करेगी और क्या करेगी, जो हमारे पास सोडियम चैनल है उसको ब्लॉक करेगी रेनोलाजीन। तो ये क्या करेगी, सोडियम चैनल ब्लॉक होंगे तो कैल्शियम इंटर नहीं हो पाएगा, तो कैल्शियम इंटर नहीं हो पाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। तो इसको सोडियम चैनल के लिए ये याद रखते हैं, जिस तरह बच्चे रोते हैं, रेनोलाजीन जिस तरह बच्चे रोते हैं, रोने से याद कर रहे हैं ना, जिस तरह एक इंपॉर्टेंट समझने के लिए, जिस तरह बच्चे रोते हैं तो आंखों में आंसू होते हैं तो साल्ट निकलते हैं, तो साल्ट में सोडियम होता है, तो इसको मेमोराइज करने के लिए ये टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे। नेक्स्ट ट्राइमेटाजिडीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्वॉल्व है एंजाइना पेक्टोरस को यानी कि ठीक करने में। दूसरा है इंपॉर्टेंट, जो आखिरी ड्रग है वो हमारे पास आइवाब्रोडीन है। जिस तरह तुर्क करते हैं ना आइवा अल्लाह, तो किस तरह इस तरह याद करना, आइवा तुर्क से याद करना है, तो आइवाब्रोडीन ये क्या करेगी, इस तरह करते हैं आइवा अल्लाह, तो इस तरह इसको किस तरह से याद करना है, जो ये हमारे पास एस ए नोड की फायरिंग हो रही है उसको कम कर देगा, रिड्यूस द फायरिंग ऑफ एस ए नोड, ताकि हार्ट रेट क्या हो सके, कम हो सके। आइवाब्रोडीन इज इंपॉर्टेंट इन्वॉल्व इन द रिड्यूस फायरिंग ऑफ द एस ए नोड। These are all discussed about the angina pectoris. Next, inshallah, we should discuss about the beta blockers. Thank you so much. Jazakallah.